हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछली क्लास से ही हम अपने होम मैनेजमेंट जो होम साइंस का ब्रांच है इसका हम पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें से हमने अपनी पिछली क्लास में आय के बारे में पढ़ा है, बजट के बारे में पढ़ा है, उपभोग के नियम, सीमांत के नियम, ये सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। आज की क्लास उसके जस्ट आगे के पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है, यानी कि जो हमारा परिवार है उसके जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना ये इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी में कि परिवार क्या है। ऑप्शन में होगा कि ये कौन सी संस्था है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि समाज की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा कि परिवार होता है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और उसके साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि इसको अरेंज करना होता है कि किस जीवन चक्र की किस अवस्था में क्या चीज़ें होती हैं। जिस प्रकार से परिवार एक दूसरे से बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, उसी आधार पर इसका जीवन चक्र दिया गया। और जीवन चक्र जो इसका दिया गया है, देखिएगा इसमें विद्वानों के द्वारा अलग अलग से किस प्रकार से अवस्थाएं दी गई हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में सबसे पहला है कि प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था परिवार की कब होती है? जब क्या होता है कि विवाह से गर्भावस्था तक, यानी कि ये जो प्रारंभिक अवस्था है विवाह से लेकर के गर्भावस्था तक होती है। यानी कि जब नव दंपति क्या होते हैं, विवाह के जोड़े में बंधते हैं, वहाँ से लेकर के बच्चे के जन्म तक, जब उनका एक पहला बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो इस बीच में गर्भावस्था तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके बाद आता है विस्तार की अवस्था। विस्तार की अवस्था जो है ये कब से कब तक होती है कि बड़े बेटे के सेटल होने तक, यानी कि जो दंपत्ति के गर्भावस्था तक का ये प्रारंभिक अवस्था था, उसके बाद उनके एक बच्चे हैं या दो है या तीन हैं, और इसमें जो बड़ा बेटा है जब वो सेटल हो जाता है कहीं पे जाके, उसकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब हो जाती है, नौकरी करने लगता है, कहीं पे जाके सेटल हो जाता है, अपना परिवार बसा लेता है एक नया, तब वहाँ पे ये अवस्था तब तक चलती है। लेकिन अभी ये पुराने नव दंपत्ति जो थे, अब उनकी ये विस्तार की अवस्था आ जाती है। और इसमें देखिए विस्तार की अवस्था में डायरेक्ट बताया गया कि बड़े बेटे के सेटल होने थे, लेकिन इसके बीच कितनी अवस्थाओं से होके गुजरे हैं ये चीज़ें देखिएगा। सबसे पहले जब यहाँ गर्भावस्था तक था, तो उसके बाद इसमें आता है कि शिशु का आगमन व पालन पोषण। जो नव दंपत्ति के गर्भावस्था तक प्रारंभिक अवस्था थी, इसके बाद की जो अवस्था आती है वो आती है कि शिशु का आगमन हो जाता है, उसके बाद उनका पालन पोषण किया जाता है। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा, उस शिशु का जो है प्राथमिक शिक्षा शुरू की जाती है। इसके बाद है उच्च शिक्षा दी जाती है उन्हें, माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद व्यावसायिक समायोजन। व्यावसायिक समायोजन का मतलब है कि उन्हें किसी व्यवसाय में लिप्त किया गया, या फिर कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी, यानी कि वो इनकम करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक की जो अवस्था है वो क्या हो गई? विस्तार की अवस्था। व्यावसायिक समायोजन जब वो करने लगा है, यहाँ पे बड़े बेटे के सेटल होने तक की अवस्था ये दिखा दी गई है, किसमें? विस्तार की अवस्था में। इसके बाद है संकुचन की अवस्था। संकुचन की अवस्था का मतलब होता है कि ये जो हैं बड़े बेटे हैं या परिवार का जो भी बच्चा है, जो भी बेटा है, वो कहीं सेटल हो जाता है, तो लास्ट में क्या बचता है कि माता पिता फिर अकेले रह जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को संकुचन की अवस्था कहा गया। मुख्य रूप से सिर्फ 3 अवस्थाएं बताई गई: प्रारंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था, या संकुचन की अवस्था। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें इसे कई पार्ट में डिवाइड करके बता दिया गया है कि प्रारंभिक अवस्था जो है विवाह से गर्भावस्था तक, विस्तार की अवस्था शिशु आगमन से उसके व्यावसायिक समायोजन तक की शिक्षा होती है। उसके बाद संकुचन की अवस्था में आर्थिक पुनर्नियोजन और सेवानिवृत्ति। इसका मतलब होता है कि आर्थिक पुनर्नियोजन, जो भी उनका आर्थिक अवस्थाएं थी, जो भी उनका पैसा वगैरह था, धन था, संपत्ति थी, वो क्या करते हैं अपने बेटों को देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ पर भी उनका पैसा वगैरह रहता है उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है, बस वो बचा रहता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो विस्तार की अवस्था है, इसमें सबसे ज़्यादा
इनकम की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खर्च किस अवस्था में आता है तो वो होगा विस्तार की अवस्था, क्योंकि इससे उसके पालन पोषण से लेकर उनके व्यवसायिक सेटलमेंट तक की बात की गई है। फिर संकुचन की जो अवस्था है इसमें पैसे बचने लगते हैं और सेवानिवृत्ति, और वे अपने सेवा से छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पर भी वो सेटल थे पहले, ये नवदंपति जिनसे परिवार शुरू हुआ था, ये जहाँ पे सेटल रहते हैं उसके बाद सेवानिवृत्ति मतलब वो रिटायर्ड ले लेते हैं। यहाँ तक की जो अवस्था ये बताई गई है ये क्या है, परिवार के जीवन चक्र की अवस्था। हमने बताया कि मुख्य रूप से ये बस 3 अवस्था है, लेकिन इसमें जो ये पार्ट डिवाइड करके बताया गया ये बिगलो के द्वारा दिया गया 8 उप अवस्था है। सबसे पहले जिसमें से ये देखिएगा, पहला है विवाह से गर्भावस्था तक, ये हो गया। दूसरा ये है कि शिशु का आगमन और पालन पोषण। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा। चौथा है उच्च शिक्षा। 5वां है ये कॉलेज। 6वां है सामाजिक समायोजन। 7वां है आर्थिक पुनर्नियोजन और सेवानिवृत्ति। ये जो 8 पॉइंट बताए गए ये है बिगलो के द्वारा ये 8 उपावस्थाएं दी गई हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ परिवार की अवस्था पूछे तो प्रारंभिक विस्तार की अवस्था और संकुचन की अवस्था, लेकिन अगर बिगलो के अनुसार पूछा जाए तो ये 8 पॉइंट बताएंगे आप लोग। और इसके बाद आता है कि इरिन ओपेनहेम के द्वारा परिवार की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। ये विद्वान है इरिन ओपेनहेम, इन्होंने बताया कि जो ये परिवार की अवस्था है ये 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले एक अकेला व्यक्ति, दूसरा है नवदंपति, तीसरा है विस्तार की अवस्था और चौथा है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि खाली घोंसला किसे कहा जाता है। खाली घोंसले का मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चे जो है अपने अपने स्थान पर सेटल्ड हो गए हैं और वो माता पिता अकेले बचते हैं, वहाँ कोई और रहने वाला नहीं बच जाता है, तो इस अवस्था को खाली घोंसले की अवस्था कही जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये देखिएगा, जब एक व्यक्ति अकेला होता है उसके बाद जब वो नए जोड़े में बचता है, दूसरा है परिवार की विस्तार की अवस्था आती है जहाँ से उनका शिशु के आगमन के लिए गर्भावस्था प्रारंभ होती है और उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, उनके व्यवसायिक समायोजन तक की अवस्था होती है, लास्ट में संकुचित अवस्था जब वो कहीं सेटल्ड हो जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, इरिन ओपेनहेम के द्वारा बताई गई हैं। इतना आप लोग को समझ में आया। हम बार बार आपको हर क्लास में ये बातें बता रहे हैं कि ये जो क्लासेस हैं आप लोग के लिए ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कराए जा रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिखते जाइएगा और इसको रिवाइज करते जाइएगा, जिससे आपके एग्जाम में एलटी, जीआईसी, टीएचटी, पीएचडी, नेट किसी में भी समस्या ना हो। नेट के एग्जाम में ज़्यादातर देखिए कि ये सीक्वेंस वाले ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अरेंज करके लिखते जाइए और उसको ध्यान से समझते जाइएगा। इसके बाद है परिवार के प्रकार। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो परिवार है उस परिवार का प्रकार क्या है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो इसे कई आधारों पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कि विवाह के आधार पर। जब विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण होता है तो ये 2 प्रकार का बताया गया, बहुविवाह और एकल विवाह। इसका मतलब होता है, बहुविवाह का मतलब होता है कि एक, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, वो जब सिर्फ एक दंपत्ति के साथ नहीं, एक व्यक्ति के साथ, एक पुरुष या एक महिला के साथ नहीं, बल्कि 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ विवाह करता है तो वो क्या होता है, बहुविवाह होता है। वहीं पे एकल विवाह का मतलब होता है कि किसी एक पुरुष या महिला के द्वारा जब विवाह किया जाता है। तो ये हो गया कि विवाह के आधार पर ये परिवार का विभाजन हुआ। इसके बाद है निवास के आधार पर परिवार के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से पहला है पितृस्थानीय और दूसरा है मातृस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब कि आप जो पिता है वो जहाँ पे रह रहा हो, अगर उस स्थान पे परिवार बसाया जा रहा है तो वो पितृस्थानीय होता है। दूसरा मातृस्थानीय का मतलब होता है कि माता जहाँ की हो, जहाँ पे माता का घर रहा हो या फिर माता जहाँ पे रह रही हो, वहाँ पे क्या होता है, उसे मातृस्थानीय कहा जाता है। यानी कि जो पुरुष वर्ग है जहाँ उनके माता पिता उस जगह ना रह के, बल्कि जो स्त्री है उसके माता पिता के घर पे अगर वहाँ पे रह रहे हैं वो मातृस्थानीय हो गया। तीसरा है द्विस्थानीय, यानी कि दोनों स्थान पर रहना। ऐसा परिवार जो पितृ के घर भी रहता हो और मातृ जो है हमारी माता है उसके भी घर पे अगर रहा जा रहा हो, दोनों जगहों पे अगर रहा जा रहा है तो ऐसे परिवार को द्विस्थानीय परिवार कहा जाता है। फिर चौथा है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार का मतलब होता है कि ना वो पिता के घर पे रहेंगे, ना ही माता के घर पे रहेंगे, ना ही दोनों जगह रहेंगे, बल्कि ये दोनों ही घर को छोड़ के कहीं तीसरी जगह अलग कहीं से नया घर बनाते हैं और वहाँ पे अपना परिवार शुरू करते हैं। तो ऐसे परिवार को नवस्थानीय परिवार कहा जाता है, यानी कि अलग नए स्थान पे माता का जहाँ घर उसको भी छोड़ के, पिता का भी घर छोड़ करके कोई नया घर बना के वहाँ पे रहना प्रारंभ करते हैं।
तो ये हो गया निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। इसके बाद है कि आकार और संरचना के आधार पर, आकार और संरचना के आधार पर जो परिवार बताया गया वो दो बताया गया। एक है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जहाँ पे सिर्फ जो नव दंपति हैं वो और उनके बच्चे रह रहे हों, बस इतनी ही संख्या अगर है, जैसे कि माता पिता हैं, उनके दो या दो से अधिक जो भी बच्चे हैं बस यही रह रहे हों, तो उसे एकल परिवार कहा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर ये जो बच्चे हैं और उन बच्चों का भी विवाह हो जाता है और वो अलग जाके रहेंगे, इसी परिवार में नहीं रहेंगे, जब अगर इसी में रहने लगेंगे तो क्या होगा कि यहाँ दो पीढ़ी जब एक साथ रहती हैं तब उसे संयुक्त परिवार के अंतर्गत रख दिया जाता है। एकल परिवार का सिर्फ मतलब होता है कि सिर्फ माता पिता रहें और उनके बच्चे रहें, तो उसे क्या कहा जाता है, एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ फूफा, ये सारे रिश्ते जितने भी हैं वो सभी एक साथ रह रहे हों, तो उसे संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है। परिवार जो है वो अधिकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मकता की बात की गई है। यानी कि ऐसा घर, ऐसा परिवार जहाँ पे पितृ की सत्ता हो, यानी कि पिता को अधिकारी बनाया गया हो, जो अधिकार दिया जा रहा है सिर्फ पिता को अगर दिया जा रहा है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में, अपने वर्तमान में अगर अपने देश की बात की जाए तो ज़्यादातर अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो पिता है उस पिता के परिवार में हम रहते हैं और वहाँ पूरा अधिकार सिर्फ पिता को दिया जाता है, या चाहे वो बच्चे के जन्म की बात हो, उसके नामकरण की बात हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, वहाँ पे महिलाओं की बात ना करके सिर्फ पुरुषों को ही अधिकारी माना जाता है। वहाँ पे पितृसत्तात्मकता की बात की जाती है। जबकि वही मातृसत्तात्मकता में क्या होता है कि जो माता है वही अपने पद की उत्तराधिकारी होती है, तो ऐसा जगह पे मातृसत्तात्मकता की बात की जाती है। ये अधिकार के आधार पर बताया गया, यानी कि ऐसा परिवार जहाँ पिता का अधिकार हो हर एक चीज पे, वो पितृसत्तात्मक है। लेकिन ऐसा परिवार जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माता का अधिकार हो वो मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। इसके बाद है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर जब परिवार का वर्गीकरण किया गया तो इसमें भी दो बताया गया कि पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार, ये दो बताया गया। पितृवंशीय का मतलब होता है कि जो हमारा वंश है आगे जो बढ़ेगा वो अगर पिता के नाम से आगे बढ़ रहा है तो वो पितृवंशीय परिवार है। जबकि वहीं पे अगर माता के नाम, माता की जाति, माता के परिवार के आधार पे अगर ये परिवार आगे बढ़ रहा है, उस वंश के आधार पे अगर परिवार आगे बढ़ रहा है तो वो मातृवंशीय परिवार होता है। नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है कि पितृवंशी मतलब कि पिता के वंश के आधार पर अगर परिवार आगे बढ़ रहा है तो वो पितृवंशी परिवार है, और माता के वंश के आधार पर अगर परिवार आगे बढ़ रहा है तो वो मातृवंशी परिवार कहा जाता है। ये जो बताया गया आपको परिवार का वर्गीकरण, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। बस ये देखिएगा, निवास के आधार पर पूछा जाए तो पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, द्विस्थानीय और नवस्थानीय। विवाह के आधार पर बहुविवाह और एकल विवाह। आकार संरचना के आधार पर एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अधिकार के आधार पर पितृसत्ता हो जहाँ पे और माता की सत्ता हो। इसके बाद वंश के आधार पर तो पितृवंशीय और मातृवंशीय परिवार। ये आपको परिवार का वर्गीकरण बताया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये जो हमने अभी डिफाइन किया आप लोगों को, इसके आधार पर ही आप उसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट का सुझाव। एक विद्वान है जो ये बता रहे हैं कि जो हमारा ये परिवार है, और यहाँ पे आपने देखा परिवार की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इसमें कब संख्या परिवार की बढ़ रही है, कब घट रही है, इन सब के साथ ही साथ जो इतने सारे परिवार हैं इनमें कभी ना कभी विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में फॉलेट ने क्या सुझाव दिया है, देखिएगा। जब विभिन्नताएं पैदा हो तब विरोध के बजाय उसका सामना करना चाहिए। ऐसा कौन बता रहा है कि फॉलेट विद्वान जो है वो बता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जो परिवार है उसमें किसी भी प्रकार का विरोधपूर्ण अवस्था अगर उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि जब विभिन्नताएं पैदा हो तब विरोध के बजाय वहाँ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कि द्वंद्व की 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं कि जो द्वंद्व होता है, एक दूसरे के बीच जो अलगाव की भावना आती है वो क्या होती है, वो कितनी
अवस्थाओं में होती है। सबसे पहले ये एक सीक्वेंस से आप याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है आपसे। यहाँ पे द्वंद्व की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। किसके द्वारा? फॉलेट जो ये विद्वान है इनके द्वारा बताया गया है। सबसे पहले लिखा है पहला पॉइंट कि असहज, यानी कि डिस्कम्फर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात अगर बोली जा रही है तो व्यक्ति जो कंफर्टेबल नहीं फील करता है उसे असहज महसूस होता है। उसे लगता है कि यार ऐसा नहीं है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। उसे ऐसा लगता है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, ये जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये असहज महसूस हो रहा है उसको। इसके बाद घटना घटित होना, इसके बाद इंसिडेंट आ जाता है। पहले वो क्या हुआ कि उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, घटना कोई घटित होती है। फिर जो अगला व्यक्ति है वहाँ क्या होता है कि ना समझ या गलत समझना। घटना होने के बाद वो क्या करती है कि वो अपनी बात को समझाना चाहती है लोगों को, या तो उसकी बात लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर उसका कुछ और ही गलत अर्थ निकाल लेते हैं, वहाँ पे कुछ गलत समझ लेते हैं, ये बताया गया। और चौथी अवस्था में बताया गया तनाव। फिर यहाँ पे टेंशन आ जाता है परिवार में, या फिर जो भी विरोधपूर्ण अवस्था जहाँ पर भी हो रही है वो दोनों व्यक्तियों के बीच क्या होता है, तनाव की अवस्था आ जाती है। और फिर उसके बाद क्राइसिस यानी कि द्वंद्व हो जाता है, दोनों में अलगाव देखने को मिलता है। तो ये द्वंद्व की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं कि असहज पहले महसूस होगा, फिर कोई घटना यानी कुछ गलत सही होगा, फिर उसे समझाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगला व्यक्ति उसे ना समझ पाए या फिर कुछ गलत ही अर्थ उसका निकाल ले या समझ ले। फिर अगली अवस्था में क्या होगा, टेंशन होगा, तनाव होगा, और फिर क्या होते हैं लास्ट में दोनों ही अलग हो जाते हैं। ये द्वंद्व की 5 अवस्थाएं हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परिवार है उस परिवार के जो नव दंपति है अगर इनके बीच कोई अलगाव अगर उत्पन्न हो रहा है तो कितने स्टेज पे हो रहा है, किसके बाद क्या स्टेप हो सकता है इसके बीच में, ये समझने के लिए ये अवस्थाएं बताई गई हैं। या फिर परिवार के एक व्यक्ति का दूसरे सदस्य के बीच में किस प्रकार से ये समस्याएं या अलगाव उत्पन्न हो रहा है ये बताया गया है। इसके बाद ये जो फॉलेट है इन्होंने द्वंद्व के पश्चात कुछ सुझाव भी दिए हैं कि किस प्रकार से अगर ये अलगाव या द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है तो इसका क्या सलूशन निकल सकता है। देखिएगा द्वंद्व के पश्चात क्या है कि फॉलेट ने कुछ सुझाव दिया है। सबसे पहला है कि समझौता, या तो आप समझौता कर लीजिए, दो लोग एक आपस में समझ बूझ लीजिए। इसके बाद दूसरा है कि संघर्ष तथा एक पक्ष का विजय, या फिर आप मेहनत करिए या फिर अगला व्यक्ति मेहनत करता है और अपने आप को ही क्या करता है वो अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, या तो एक जीत जाता है या फिर दूसरा हार जाता है, ये चीज़ें हो जाती है समझौता ना होने पे। या फिर ऐसा होता है कि एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, अगर आप अपनी बात को नेक्स्ट पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है तो आप क्या करेंगे, स्वेच्छा से समर्पण कर देता है कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वही बात सही है, मैं ही गलत हूँ, ये अपनी गलती मान के एकदम शांत हो जाता है वो व्यक्ति, तब यहाँ पे द्वंद्व खत्म हो सकता है। और इसके साथ ही एकीकरण का मतलब होता है कि एक हो करके उस बात को समझने बूझने की कोशिश करनी चाहिए, एक साथ होकर के विचार विमर्श करना चाहिए। इसके बाद है विचार परिवर्तन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं आपस में उन्हें समझ बूझ लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, या फिर जो गलत आपने अवधारणा उस व्यक्ति के प्रति बना ली है, विचार कर लिया है, उसमें कुछ परिवर्तन करिए, समझने की कोशिश करिए कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो 5 सुझाव दिए गए हैं, अगर ये 5 पॉइंट होंगे, ये 5 चीज़ें होंगी तभी जो है कि द्वंद्व जो है समाप्त हो सकता है। ये फॉलेट के द्वारा सुझाव दिया गया है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये परिवार के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं बताई गई है, नॉर्मल ये 3 बताया गया, फिर बिगलो के अनुसार ये 8 उप अवस्थाएं बताई गई, इन ओपनहेम के द्वारा बताया गया, फिर परिवार के प्रकार बताए गए आपको विभिन्न आधारों पे। इसके बाद विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट का सुझाव बताया गया, द्वंद्व की अवस्थाएं बताई गई, और इसके साथ ही साथ द्वंद्व अगर हो जा रहा है तो इसके पश्चात क्या सुझाव दिया जाता है। अगर इस क्लास में आपको कहीं पर भी कोई समस्या आई हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास भी शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके।
और आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सहयोग देंगे तो ये सारी क्लासेस, इससे भी अच्छी क्लासेस आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि एक टीचर तभी मोटिवेट होता है जब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो उनका सहयोग देते हैं, तो वो टीचर और भी मेहनत करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।